हेलो, नमस्कार। जागृति चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। जैसा कि मैं एक दो दिन पहले बताया था कि हमारा जागृति चैनल प्रारंभ होने वाला है, तो आज के दिन ये प्रारंभ हो रहा है 3 जून 2020। और ये आज इसलिए प्रारंभ हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से आप कहें कि वर्षों से अंदर में बहुत सारे विचारधारा जो है वो उबाल मारता था। हर हमेशा ऐसा लगता था जैसे मुझे अभिव्यक्ति करना चाहिए कहीं ना कहीं। और समाज में जो भी मैं देखता था, जैसे गरीबों की हालत, सड़क पर भीख मांगते हुए लोगों की हालत, गाड़ी में जाते हुए सभी स्टाफ की हालत, पैसेंजर्स की हालत, रेलवे स्टेशन पर लोगों की स्थिति, रेस्टोरेंट में खाने पीने की स्थिति, खाना खिलाने की स्थिति, बनाने की स्थिति, पुलिस थाने में पुलिस की स्थिति, ट्रैफिक पुलिसों की स्थिति, राजनीतिज्ञों की स्थिति, जो राजनीतिज्ञ के छोटे छोटे नुमाइंदे हैं, छोटे छोटे जो अभी राजनीति में खड़ा भी नहीं हुए हैं ठीक से, उनकी स्थिति, बिजली घर में बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की स्थिति, जल विभाग में जल ऑफिसर्स की स्थिति, पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिसर्स की स्थिति, हर जगह जहां चले जाएं सब जगह कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बिना नियम के चल रहा होता है, क्योंकि उन्हें नियम का पालन नहीं करना है, उन्हें केवल काला धन कमाना है। सही मायने में ये सारी समस्याएं आकर के खड़ी होती हैं काला धन पर, और वो काला धन खड़ी होती हैं हमारे लालच पर। तो लोगों की लालच, लोगों की लालसा, लोगों की महत्वाकांक्षा, ये सारे मिल करके समाज में अजीबो तरह के समस्या को उत्पन्न करता है। तो विचार तो एक जो गरीब व्यक्ति है जिसे भरपेट भोजन नहीं मिलता है खाने के लिए, विचार तो उसके मन में भी उठता है। कई एक बार वो भी समझता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। गरीब लोग जब किसी ऑफिस में जाते हैं, जब उनके साथ परेशानियां आती है, जब उन्हें परेशान किया जाता है काम करने के लिए, उस समय उनके अंदर में भी विचारधारा, बहुत सारे विचार उठते हैं और वो चाहते हैं कि समाज में ये सब बदलाव हो। आप सब चाहते हैं, सब जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि बहुत सारे लोग अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को बोलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी लोग नेता तो नहीं बन जाते, सभी लोग पत्रकार तो नहीं बन जाते, सभी लोग समाज सुधारक तो नहीं बन जाते। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद मेरे अंदर में आता था कि मुझे भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर मैं अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकूं। स्वतंत्रता पूर्वक रखने का मतलब है किसी के दबाव में नहीं। ये मेरा मित्र है, इस मित्र के लिए अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं वो मेरे मित्र के लिए खराब है, इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा। या मेरे मित्र ने मुझे बोला कि ऐसा मत बोलना, या किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव कि ये नहीं बोलना है, किसी समाज सेवा संस्थान का ये दबाव कि ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि हर जगह कुरीतियां फैली हुई हैं, हर जगह व्यवस्था का बाट लगा हुआ है। अनाथ आश्रम में चले जाइए,
छोटे छोटे बच्चों के ऑर्फेन हाउस में चले जाइए, उसकी कहानी सुनिए, क्या स्थिति हुई पड़ी है। लड़कियों के अनाथ आश्रम में चले जाइए, लड़कियों के स्कूल में चले जाइए, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए। और हमारे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के, जिस स्टेट्स में पढ़ाई के नाम पर मजाक ही मजाक होता जा रहा है। हर हमेशा कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूं। और मेरी मिसेस जो हैं वो भी सोशल स्पाई करती हैं, सोशल स्पाई चलाती हैं। उनका भी चैनल है सोशल स्पाई, आप भी उसे सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी समाज सुधारक है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्रांतिकारी विचार जो है उनके अंदर में होता है। मैं सच बताऊं तो बहुत सारी चीज समाज में जो है उस पर नजर मेरी पड़नी शुरू हुई है केवल मेरे धर्मपत्नी के कारण, मेरी मिसेस के कारण, क्योंकि वो हर हमेशा घर में भी ये सब सारी बातें बताती रहती हैं, बोलती रहती हैं, बच्चों को भी बोलती रहती हैं, मुझे भी बोलती रहती हैं। तो पहले तो मैं नजर नहीं देता था, पहले मेरा ध्यान नहीं जाता था, लेकिन बाद में उस पर ध्यान जाना शुरू हुआ, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहले मैं थोड़ा बिंदास हुआ करता था, और जो हमारे समाज का एक ढांचा है, पुरुष का जो एक डोमिनेशन है, आप वो मान के चलें, तो मैं बस अपने में मस्त रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी बातों को ध्यान देना शुरू किया तो लगने लगा कि वाकई में वो सही बोलती है। पहले मैं ध्यान नहीं देता था, पहले मस्त रहता था अपनी चीजों में। म्यूजिक आपको मालूम है, जैसे कि मैं संगीत सिखाता हूं और मेरा संगीत का चैनल है, तो संगीत के कार्य में लगा रहता था, लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं जाता था। लेकिन मेरी मिसेस इन सब बातों पर बहुत ध्यान देती थी, और मैं उनकी बाद में जब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया तो उनकी कविता को थोड़ा सा नजर देना शुरू किया, क्योंकि बहुत अच्छी कवित्री हैं वो, बहुत अच्छा कविता भी लिखती हैं और बहुत सारे गाने भी लिखी हैं वो, जिसमें कि मैं सबसे पहला एल्बम जब मैं बनाया था आजा अम्बे माँ, तो उसमें लिखे हुए लिरिक्स जो हैं उन्हीं की लिरिक्स हैं, और भी बहुत सारे लिरिक्स वो लिखती रही हैं कंटिन्यूअसली। और उनकी जो कविताएं हैं वो भी अब छपने के किनारे हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी उनकी किताब भी छपेगी कविता की। और उनकी जो मेन जो उनका समाज सेवा का जो उनका एक समाज के प्रति जो एक नजरिया है, बहुत ही फेयरली बात कर पाती हैं और देख पाती हैं कि कहां क्या मुसीबत है, कहां पर क्या कमियां हैं। और स्पेशली महिलाओं के प्रति जो है वो एक शुरुआत से, और महिलाओं के प्रति उनको क्या, महिलाओं के प्रति तो हम सब की नजरिया अगर गौर करें, थोड़ा सा अपने पुरुषत्व से बाहर निकल करके अगर देखें, तो हमें भी नजर आता है कि समाज में महिलाओं को वो दर्जा, वो महत्व, वो ध्यान नहीं दिया जाता है जितना ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सही मायने में महिलाओं में और पुरुषों में अंतर शारीरिक हो, अंतर मानसिकता की हो, परंतु महत्वाकांक्षा का अंतर तो होना संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरह हम सपना देखते हैं उसी तरह महिलाएं भी सपना देख सकती हैं, ये तो छूट होनी ही चाहिए। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को हर तरफ से दबा दिया जाता है, और महिलाओं के प्रति बहुत सारे अत्याचार हमारे समाज में हो रहा है, तो उसके प्रति भी उनकी नजरिया बड़ी कड़ी है, बहुत कड़ी है। तो वो हर हमेशा इन सब बातों को बोलती रहती थी, तो मेरा भी ध्यान जाना शुरू हुआ। तो जब उनकी कविताओं को मैं देखा तो कविता में भी बहुत सारी कविताएं हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत ही क्रांतिकारी है। मैं किसी दिन एक एपिसोड में जागृति पर भी डालूंगा, जिसमें मैं अपने मैडम के साथ बैठूंगा और उनकी कविताओं को कविता पाठ करूंगा, और मैं आपको सुनाऊंगा कि उनके जो विचार हैं वो किस तरह क्रांतिकारी है, किस तरह जो है उसमें ओज है। तो
समाज में हर जगह सुधार की जरूरत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम सब उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो ध्यान देता है हम उसे साथ नहीं देते हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो जागृति चैनल है, ये केवल मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। आपके जो विचार हैं, आपके अंदर में अगर कोई विचार उठता है, कुछ आप जमाने से शेयर करना चाहते हैं, लोगों में शेयर करना चाहते हैं, आप अपने विचार ऑडियो में रिकॉर्ड करके, वीडियो में रिकॉर्ड करके या मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझे बताइए, आपके शब्दों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये जागृति चैनल है, और इस पर आप अगर चाहें तो आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, और आपके इंटरव्यू को भी जागृति चैनल पर दिखाया जा सकता है। और इसमें समस्या के विषय में, समाज में कहां समस्या है, उन समस्याओं का किस तरह से समाधान हो सकता है, इसके लिए हमें जागरूकता फैलाना है। जागृति चैनल मेनली है जागरूकता फैलाने के लिए। समस्या का समाधान करने वाला समाधान करेगा, समस्या बनाने वाला समस्या बनाता रहेगा, लेकिन हम जागृति चैनल के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाते रहेंगे। विचार को व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की जो एक भावना होती है, उसे हम जगाते रहेंगे। लोगों को सोचने के लिए हम मजबूर करते रहेंगे, लोगों को हम प्रश्न करने के लिए मजबूर करते रहेंगे। आज समाज में कहीं पर कोई अत्याचार होता रहता है किसी भी कारण से, तो उन कारणों को देख करके भी हमारे, आप समझ लें तो 80% से अधिक लोग उन समस्याओं को देखते हैं, लेकिन देख करके कुछ बोलते नहीं हैं। उनको लगता है कि ये ऐसे ही है। जैसे एक बार की बात है, मैं आपको एक कहानी शेयर करता हूं, और शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं, आप अगर हमारे विचारों को समाज में फैलाना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और केवल सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को देखें भी, विचारों को सुने भी, और इतना ही नहीं, इन विचारों को और लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। अपने शब्दों में हमारे वीडियो को शेयर करें लोगों से अधिक, ताकि समाज में हर प्रकार की जागरूकता फैल सके। आइए, मैं बता रहा था कि एक बार मैं ट्रेन में चढ़ा, और मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था, तो मैं एक थर्ड टियर कंपार्टमेंट में चला गया, क्योंकि और जगह नहीं मिली, और इतनी भीड़ थी कि मैं केवल उसी डब्बे में चढ़ पाया। अब चढ़ तो गया, मैं सोचा अंदर जाऊंगा तो अंदर जाकर टिकट ले लूंगा। टिकट था हमारे पास, सॉरी, टिकट था मेरे पास, लेकिन रिजर्वेशन नहीं था। तो जब अंदर जाऊंगा तो सीट जो है वो कोशिश करूंगा, अगर होगा अवेलेबल तो टीटीसी से बुक करवा लूंगा। अंदर गया, पूरी रात उस बॉगी में टीटीसी नहीं आया, पूरी रात। मैं पहले तो बस जो लोग सोए रहते हैं उनके पैर के पास एक कॉर्नर में बस बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस का ग्रुप आया, उसमें 3-4 पुलिस थे, और वो जब आए तो आकर के मुझे कहने लगे कि रिजर्वेशन कहां है तुम्हारा। मैं बोला रिजर्वेशन तो मेरे पास नहीं है। तो ये भाई साहब जिनका रिजर्वेशन है, ये मुझे इसमें बैठने के लिए जगह दिए हैं, और बोले हैं कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ यहां। तो चूंकि पुलिस को पैसा चाहिए था, इसलिए नहीं कि मेरा रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए कि उसे पैसा चाहिए था, वो मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। भाई तुमको उठना पड़ेगा यहां से। हम लोग क्यों उठना पड़ेगा, मेरे पास टिकट है, और जहां मैं बैठा हूं वहां किसी को परेशान करके नहीं बैठा हूं। जो सीट वाला व्यक्ति है वो मुझे यहां बैठने के लिए दिया है, वो बैठने में मुझे हेल्प कर रहा है,
ऐसा नहीं कि मैं उनसे लड़ाई करके यहां बैठा हूं, वो मुझे बैठने के लिए बोला है। तो बोलने लगा कि नहीं, आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, आपको तो फाइन लगेगा। मैं बोला भाई फाइन बना दो, फिर अगर फाइन लगना ही है तो फाइन बना दो। तो ऐसा करिए कि आप जो है फाइन तो बहुत हो जाएगा, आप जो है सो कुछ पैसा दे दीजिए मुझे। मैं बोला भाई देखो, मैं जीवन में कुछ सिद्धांत से जीता हूं, मैं फाइन तो नहीं दूंगा, और मैं इस बात के लिए भी आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप परेशान ना करें मुझे, क्योंकि मेरे पास टिकट है और मैं जहां बैठा हूं वहां सीट वाले के सहयोग से बैठा हूं। वो सीट पर सो रहा है और सोने के साथ उनके कॉर्नर में उस सीट पर थोड़ी सी जगह मुझे वो दे रहे हैं बैठने के लिए, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें मुझे फाइन देना होगा तो आप फाइन बना दो। लेकिन उनके पास फाइन बनाने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो पुलिस थे, वो आए थे केवल पैसा कलेक्शन करने के लिए। अच्छा, ये सब जब मैं उनसे बात कर रहा था, इससे पहले मेरे से पहले जो दूसरे सीट थे उन सब से वो पैसा वसूल करके आ रहे थे, तो मैं वो देख चुका था। तो मैं देखा था तो मैं सोचा था कि मैं तो इसे पैसा दूंगा नहीं। तो फिर वो बोलने लगा कि चलिए उतरिए आप। मैं बोला कि नहीं भाई, मैं उतरूंगा तो नहीं, आप ऐसा करो मुझे गिरफ्तार कर लो, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, और गिरफ्तार करने से भी पहला जो ऑप्शन है वो है फाइन देने का। तो मैं फाइन देने के लिए तैयार हूं, आप सोच लो क्या करना है। तो नहीं, मैं आपको बाहर निकालूंगा इससे, आप बाहर निकलो यहां से। मैं बोला ये संभव नहीं है। तो जब मैं ये बोला कि ये संभव नहीं है, उस समय मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई करता था और म्यूजिक क्लास के लिए कहीं जाना आना करता था ट्रेन से। तो बोलता है कि आप बहुत दादागिरी कर रहे हो। मैं बोला मैं दादागिरी तो नहीं कर रहा हूं, दादागिरी तो आप कर रहे हो, आप जबरदस्ती कर रहे हो, जबकि मेरे पास टिकट है, बैठने की जगह मुझे मिली हुई है, और वो भी लड़ाई करके नहीं, किसी दूसरे की सीट पर नहीं, ये मित्र जैसे हैं मेरे, और ये मुझे बैठने के लिए दिए हैं। तो बोला कि चलो आगे के स्टेशन में हम दिखाते हैं। तो मैं बोला चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब अगले स्टेशन पर मैं पहुंचा तो अगले स्टेशन पर वो पुलिस सभी बाहर निकल गए थे, उतर गए थे। उतर करके बाहर से मुझे खिड़की से कह रहे हैं कि चलो बाहर आओ। मैं बोला मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे आना अगर ले जाना है तो आप अंदर आ जाओ, मुझे ले चलो। दो बात हो सकती है, या तो गिरफ्तार करोगे या फाइन देंगे हम, आ जाओ अंदर आ जाओ। फिर लगा वो बड़बड़ाने बाहर से ही, बहुत दादागिरी करते हो, दिखाते हैं तुमको हम, देख लेंगे तुमको हम, बहुत सारी बातें वो बोला और चला गया। अब मैं आपको यहां प्रॉब्लम बताता हूं, ये तो कहानी हुई। इससे पहले मेरे से पैसा मांगने से पहले जो वो पीछे के लोगों से पैसा लिया था वो मैं देख रहा था। बहुतों से पैसा वसूला, पूरे डब्बे से पैसा वसूला। मैं मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट केबिन में बैठा हुआ था, तो वो पूरे बॉगी से पैसा वसूला। बाद में मैं एक दो लोगों से बात किया कि भाई आप लोग पैसा क्यों दिए, क्या आपके पास टिकट नहीं था, क्या आपके पास रिजर्वेशन नहीं था, क्या कारण था कि आप पैसा दिए। तो सारे बोलने लगे कि नहीं टिकट तो मेरे पास है, बस रिजर्वेशन नहीं था, इसीलिए हमें इस बॉगी में आना पड़ा, बाकी दूसरे बॉगी में चढ़ने तक की जगह नहीं थी, जिसके कारण हमें इसमें आना पड़ा। तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो सब दिन का काम है इनका, हर दिन ये पैसा वसूलते हैं, हर दिन आते हैं पैसा वसूलने के लिए, तो ये हम लोगों के लिए कॉमन बात है। अब देखिए इतने सारे लोग उसमें थे, अगर एक बार में सारे लोग उठ जाते कि यहां पर पैसा वसूलना बंद करो और बाहर निकलो, यहां सबके पास टिकट है, तो मैं नहीं समझता कि एक भी पुलिस जो है पैसा वसूल सकता। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं उठता। और अगर बाय द वे किसी को पुलिस हरास करता है, परेशान करता है, तो उसे रोकने के लिए भी कोई खड़ा नहीं होता है। हमारे समाज की एक ये विकृतियां हैं, ये विकृति है कि लोग क्या करते हैं कि जब तक
उनके ऊपर नहीं पड़ता है, उनके परिवार के ऊपर परेशानी नहीं आती है, उनके बच्चे के ऊपर परेशानी नहीं आती है, तब तक वो नहीं बोलते हैं। आप सबकी बात मैं कर रहा हूं। अगर आप में जुनून है, जज्बात है, तो बोलना शुरू करें। हमारे यहां एक सिंपल सी कहावत है कि मां भी बिना चिल्लाए बच्चे को दूध नहीं देती है। तो आप अपने समाज में बोलना शुरू करें। आप राजनीतिज्ञों को वोट देते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। अगर आप बोलना शुरू कर देंगे, आपके घर के पास सड़क होगी, बिजली होगी, लेकिन क्रांति करें, आवाज उठाएं। जो नेता बना हुआ है आपके यहां, वो नेता धीरे धीरे खा करके भैंस होता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है खा खा करके, और उसके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो कमा करके ढेर लगा लेता है आपके पैसे से, लेकिन आपको वहीं के वहीं कंगाल छोड़ा रहता है। क्या समझते हैं आप? ये अपने आप से बदलेगा सब कुछ? नहीं, अपने आप से नहीं बदलेगा। कोई कोई नेता होता है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। कोई कोई नेता होता है, जब वो नेता बनता है उसी समय से उसके दिल में होता है कि मैं लोगों के लिए काम करूंगा, अपने लिए नहीं। नहीं तो आज जो नेता कल को भिखमंगा था, जिस नेता के पास भरपेट खाने के लिए खाना नहीं होता था, आज उसके पास मॉल होता है, आज उसके पास बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके पास। जस्ट कुछ दिनों में ये कैसे होता है? ये लूटपाट से होता है, ये घुसखोरी से होता है। पैसा लेकर के गलत कामों को आगे बढ़ा देना, पैसा लेकर के इंजीनियर को बिल पास कर देना, ब्रिज को बनाने में, पुल बना रहा है इंजीनियर। कई एक इंजीनियर से मेरी बात हुई, इंजीनियर कहता है कि मुझे इतना पैसा जो है सो देना पड़ता है आगे। सबकी बात छोड़ दीजिए, मैं हाल फिलहाल की बात करता हूं। मेरे भाई साहब एक मकान खरीदे और उस मकान लॉटरी जैसा लगता है कुछ उसमें, तो उसमें उनका नाम निकला। उस मकान को लेने के लिए उन्हें टेबल से टेबल जा जा करके उन्हें पैसा दे करके वो राइट्स लेना पड़ा मकान का। जबकि वो मकान का जो पैसा है वो पैसा देने के लिए तैयार है, वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन उस मकान को हासिल करने के लिए पैसा देने के बाद भी टेबल टू टेबल जाकर के राइट्स हासिल करने के लिए, पेपर लेने के लिए, की लेने के लिए टेबल टू टेबल जाकर के पैसा देना पड़ा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये सब कुरीतियां हैं, समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हम एक एक कुरीति पर बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैम से भी टाइम लेकर के मैम को भी सम्मिलित करूंगा कभी कभी, ताकि हम मिल करके विचार कर सकें कि किसी समस्या का समाधान किस तरह किया जाए। तो मैं जरूर से जरूर उनको भी शामिल करूंगा। और मैं एक बार फिर आपसे बोलूं कि उनका सोशल स्पाई करके चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करें। और म्यूजिक सिखाती हैं, म्यूजिक भी सिखाती हैं, तो म्यूजिक के लिए भी उनका एक चैनल है इंडियन कल्चरल सोसाइटी, आप निश्चित रूप से उसे भी सब्सक्राइब करें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं जो मेन टॉपिक मेरा आज का है जागृति चैनल पर, वो है कोरोना को लेकर। अभी हमारे समाज में कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना के लिए हमें हर जगह कुछ ना कुछ सावधानी की जरूरत है। तो सावधानी हम क्या क्या करें, उसमें सबसे पहले सभी लोग जहां पर हैं वहां पर कोशिश करें मास्क को यूज करने का। ये मैं इंग्लिश में ही इसे लिखता हूं ताकि आप सभी लोग उसे इजीली समझ सकें। मास्क बहुत जरूरी है, जहां भी आप जाते हैं तो मास्क यूज करें। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं, मास्क लगा के करें। क्योंकि जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो सही मायने में अभी जो मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से सलाइवा फेंक रहा होगा, बोलने में भी सलाइवा निकलता है मुंह से।
तो अभी तो मेरे आसपास में कोई नहीं है जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सलाइवा के थ्रू भी हमें हमारा जो जर्म्स है वो दूसरे के शरीर में जा सकता है, इसीलिए मास्क का प्रयोग करें। दूसरा, मास्क जो है वो नाक को भी बंद करता है, मुंह को भी बंद करता है, और हम जब श्वास लेते हैं तो वो भी नाक से भी जाता है और मुंह से भी जाता है। तो जब कोई दूसरा आपके सामने में बोल रहा है तो उसके सलाइवा के थ्रू आपके अंदर जर्म्स जा सकता है, इसीलिए मास्क लगाएं। दूसरा, जर्म्स जो है हमारे वातावरण में भी होता है, तो वातावरण से जर्म्स जो है हमारे मुंह में, नाक में जा सकता है, तो हमें नाक मुंह बंद करना चाहिए। मतलब ये कह लें कि आप जो आप कर सकते हैं वो करें। ऐसे तो कहते हैं कि आंख के थ्रू भी जर्म्स चला जाता है, तो जो नहीं कर सकते नहीं कर सकते। हम डॉक्टर की तरह पूरे शरीर को आइसोलेट करके पूरे शरीर में नकाब पहन के तो काम नहीं कर सकते, तो उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक संभव है हमें करना चाहिए। सबसे अधिक नाक और मुंह को बंद करने की जरूरत है, तो मास्क लगा करके काम करें। और इससे क्या होगा कि आप तो बचेंगे ही, दूसरे को भी हेल्प करेंगे स्वस्थ रहने में। और ये जो आज हम कर रहे हैं वो अगर हम बहुत पहले से किए होते तो हम बहुत स्वस्थ होते। अगर आप साइंस फैक्टर को पढ़ें तो आप गौर करेंगे कि इंडिया में हाथ के जर्म से बहुत दिन से ये कहा जा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता है। हाथ के जर्म से हमारे यहां सबसे अधिक बच्चों की मौत होती है, हाथ के जर्म से। वो आज से नहीं, आज कोरोना है जिसके कारण गवर्नमेंट इतना चिल्ला चिल्ला करके बता रही है सबको मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर करने के लिए, लेकिन ये बात बहुत पहले से साइंस फैक्टर के थ्रू गूगल पर या विकिपीडिया में अगर आप देखते तो आपको पता चलता कि बहुत दिन से ये फैक्ट दिया गया है कि भारत में हाथ के जर्म से बहुत सारे बच्चे मरते हैं, बहुत बच्चे मरते हैं। तो हमें सावधान होना पड़ेगा। यही चीज जो बाहर के देशों में बहुत पहले से हो रहा है, जब हम उस विषय में सुनते हैं तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। जब मास्क पहन करके बाहर के देशों में कहीं पर काम करते हुए लोगों को हम देखते थे तो हम जस्ट मजाक उड़ाते थे कि देखो इन लोगों को। लेकिन आज जब उस तरह का समय हमारे पास आया है तो हमें भी वो करना पड़ रहा है। इसीलिए जो अच्छा है वो हर हमेशा अच्छा है, चाहे वो किसी देश के लिए है, किसी समय के लिए है। तो मास्क निश्चित रूप से रखें। हैंड सैनिटाइजर, सैनिटाइजर से आप हाथ को बार बार साफ करें। जब आप कोई काम करते हैं, कहीं भी काम करके आते हैं, स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं, तो मस्ट घर में पहुंचकर हाथ को सबसे पहले हैंड सोप से, साबुन से, केवल ऐसे ही पानी से नहीं बल्कि हैंड सोप से आप अपने हाथ को 30 सेकेंड तक धोएं और बार बार उसे धो करके 30 सेकेंड, 1 मिनट तक लगभग आप अपने हाथ को धोते रहें। और हाथ धोने में भी कोशिश करें बांह तक साफ करें, धोएं, और उसके बाद फिर सैनिटाइजर लेकर के सैनिटाइज करें हाथ को। ठीक है, तीसरा ये हुआ हैंड सोप, बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है ग्लव्स। जब आप कोई काम करते हैं, तो जब आप घर में काम करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, इवन कार चला रहे हैं और बाहर जाते हैं आप राशन पानी लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, तो आप निश्चित रूप से हाथ में ग्लव्स पहन के जाएं। और जब आप आते हैं घर वापस लेकर के, तो उस ग्लव्स को या तो फेंक दें अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं बार बार, अगर नहीं
तो आप उस ग्लव्स को साबुन से अच्छी तरह धो करके फिर उसको सुखा करके और फिर दूसरे बार यूज करें। ठीक है, यह है ग्लव्स की सावधानी। उसके बाद कोशिश करें जहां भी जाते हैं लोगों से हाथ ना मिलाएं, हर हमेशा लोगों से दूर से बात करें, कम से कम 1 मीटर 1.5 मीटर दूर से ही बात करें। और यह केवल आम लोगों के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए। दुकान वालों को भी मैं यही कहूंगा कि जब आप अपने स्टाफ को कहीं भी सामान लेने के लिए भेजते हो, अपने स्टाफ को सामान डिलीवर करने के लिए भेजते हो, तो उसे पूरी तरह प्रोवाइड करो, हर एक चीज प्रोवाइड करो ताकि वो बिना जम्स लिए हुए कहीं से आ सके। क्योंकि आपके स्टाफ को जम्स नहीं है, लेकिन हो सकता है वो जहां जा रहा है वहां जम्स हो। इसी कारण से, यही नेग्लिजेंसी के कारण यहां दिल्ली में पिज्जा डिलीवर करने वाला लड़का जो संक्रमित था, वो बाहर 17 लोगों को कोरोना बांट आया, जाकर के 17 लोगों को संक्रमित कराया। तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है। और मैं ये कहूंगा कि आप इसे मजाक में न लें, इसलिए न लें कि मैं चैनल पर इसे बोल रहा हूं, इसे आप अपने सावधानी के लिए लें, अपने जीवन के रक्षा के लिए लें। दूसरे के जीवन की रक्षा की बात नहीं है, आपके भी जीवन की बात है। मैं इसी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। यहां मैं कभी बाहर निकलता हूं सब्जी लाने के लिए या कोई राशन पानी लाने के लिए, तो मैं देखता हूं यहां पर बाहर में लोग बहुत नेग्लिजेंसी करते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। अभी जैसे लॉकडाउन खुला है, दिल्ली में लगभग खुल गया है, तो लोग एकदम आम तरह से जैसे पहले रहते थे, बिल्कुल उसी तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, उसी तरह गाड़ी चला रहे हैं, उसी तरह सट के चल रहे हैं एक दूसरे से। ना मास्क है, ना कोई ग्लव्स है, कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। किससे किसको संक्रमण जाता जा रहा है, यह बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम इसे बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। दिल्ली में अभी जो संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, आप उसको देख करके तो चिंतित होने की कोशिश करें, उसको देख करके तो सावधान हो। हर दिन 1000 से 2000 संक्रमित आने लग गए और यह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी देखिएगा, जिस स्थिति में मैं देखता हूं लोगों को, सब्जी वालों को देखता हूं, सब्जी बेचता होता है, ना हाथ में ग्लव्स है, कई एक बार मास्क भी नहीं है। बहुत सारे लोग मास्क लगाते हैं लेकिन ग्लव्स तो है ही नहीं किसी के पास। अब उसी हाथ से आप सब्जी लेते हो, दिखाने के लिए, पुलिस को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए आप दिखाते हो कि मास्क है, लेकिन उसी हाथ से आप सब्जी छूते हो, हर चीज को उसी हाथ से छूते हो, और बाद में उसी हाथ से मास्क को हटा करके मुंह तक को भी साफ कर लेते हो, नाक छूते हो, मुंह छूते हो। तो अगर उस जीवाणु को जाना होगा तो आपके हाथ से मुंह पर चला जाएगा। इसीलिए अगर आप सावधानी बरत रहे हैं तो पूरी तरह बरतें, हल्के में ना लें। बहुत भयंकर सिचुएशन है अभी। जब तक इसका ये टीका नहीं निकल जाता, तब तक हमें सबको सावधान रहने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। उसके बाद गौर करें, 4 चीज हो गया। अब आइए डिस्टेंस पर। हमें लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है। आप जहां भी जाते हैं कोशिश करें लोगों से दूरी बना करके रखें, सटे नहीं। और जहां ऐसी भीड़ है जहां पर बिना सटे हुए नहीं जाया जा सकता, कोशिश करें अवॉइड करने का, वहां जाने का। ध्यान दें इस बात पर। उसके बाद आइए क्लोथ्स, कपड़े पर। ये मैं गवर्नमेंट के तरफ से जो जारी किया गया है सावधानियां, उसमें तो मैं इसे नहीं देखा हूं, लेकिन मेरी राय होगी कि आप फुल क्लोथ्स पहना करें, फुल कपड़ा पहना करें, फुल स्लीव का, पूरे बांह का कपड़ा पहना करें, पूरा शर्ट पहना करें,
पैर में भी पेंट पहने, पजामा पहने और पैर में शूज रखें इंस्टीड ऑफ चप्पल के, सैंडल के। आप कोशिश करें शूज पहनने का। पैंट से, सॉक्स से, शूज से और फुल स्लीव के शर्ट से आपका शरीर बच सकता है। और हाथ में ग्लव्स, कहने का मतलब लगभग पूरा शरीर ढका हुआ। उसके बाद मुंह पर मास्क, बाहर जाते हैं तो हेलमेट आप लेकर के जाते हैं जब गाड़ी चलाते हैं, पैदल जाते हैं तो कोशिश करें सर को भी ढक के रखने का। मास्क जो लगाते हैं आप उसको कोशिश करें पूरे सर में भी रुमाल की तरह या साफा की तरह कुछ बांध करके रखें, तो जम से आप बच सकते हैं। यह है फुल क्लोथिंग। और जब आप घर आते हैं वापस, तो अपने मास्क को, अपने रुमाल को, शर्ट को, पैंट को, सॉक्स को, सब कुछ को आप बाहर में, घर में ही बच्चों से मिलने से पहले, घर में लोगों से मिलने से पहले उन कपड़ों को खोलें, कपड़ों को बदल करके स्नान कर लें और कोशिश करें स्नान भी करें, अधिकतर समय साबुन लगा करके स्नान करें और उन कपड़ों को कोशिश करें धोने का। पहले धो लें, धो करके सूखने दे दें, उसके बाद स्नान करें और उसके बाद लोगों से मिलें जुलें, तो बहुत ही सावधान आप रह सकते हैं। तो यह है छठा पॉइंट। पहला पॉइंट था मास्क, दूसरा पॉइंट था सैनिटाइज, हाथ को सैनिटाइज करना। और एक चीज और, मैं सैनिटाइज में बोला तो मुझे याद आया, अपने शूज को जब आप बाहर से आते हैं तो मान लीजिए शूज अगर धोने वाला नहीं है तो उसे सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर लेकर के कपड़े में, रुमाल में, कपड़े पेपर में लेकर के उससे अपने शूज को सैनिटाइज कर लें, तो मेरे ख्याल से बच सकते हैं उससे। उसके बाद आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट था मास्क, दूसरा पॉइंट था सैनिटाइज, तीसरा था हैंड सोप और चौथा था ग्लव्स, पांचवा था डिस्टेंस, छठा था फुल क्लोथ्स। आप पॉइंट को चाहें तो नोट कर लें, इसमें मैं बताया हूं। ये देखिए, ये हो गया मास्क, सैनिटाइजर, हैंड सोप और उसके बाद हो गया ग्लव्स और उसके बाद हो गया डिस्टेंस मेंटेन करें। और मेरे ख्याल से इसमें ए होगा डिस्टेंस और उसके बाद फुल क्लोथ्स विथ शूज। उसके बाद आप आइए, अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है रेस्पेक्ट ऑल वर्कर्स। आप ऐसे सभी लोगों का रेस्पेक्ट करें जो कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को दूर भगाने के लिए, आपको, मुझको, हमको बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। गौर करें, पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्पर्स, क्लीनर्स, फार्मेसी, बहुत सारे लोग हैं। इवन आपको यह बताऊं कि ग्रोसरी स्टोर्स, जो लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, उसमें ग्रोसरी स्टोर वाले को कहा गया था खोल करके रखने के लिए, ताकि आपकी हमारी आवश्यकता पूर्ण हो सके। लेकिन वो ग्रोसरी वाला भी तो रिस्क लेकर के ही दुकान खोल रहा था। फार्मेसी वाले को मेडिसिन की दिक्कत ना हो, जिसके कारण खोलने के लिए कहा गया था, तो वो भी तो रिस्क में है। डॉक्टर्स जो सबको इलाज कर रहे हैं वो भी तो रिस्क में है। नर्सेस, वहां के क्लीनर, वहां के हेल्पर्स, कंपाउंडर, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे रिस्क लेकर के जॉब कर रहे हैं, केवल आम लोगों को बचाने के लिए। तो उनका वो डिजर्व करते हैं रेस्पेक्ट। हमारे फोर्स, हमारे जवान, इतने संक्रमण फैलने के बाद भी हमारे जवान
बॉर्डर पर हिफाजत के लिए खड़े हैं, जबकि सुनने में आया कि बहुत सारे जवान भी संक्रमित हुए, उसके बाद भी डटे हुए हैं, डिजर्व करते हैं। हम और आप लॉकडाउन होने पर घर में बैठ सकते हैं। एक लाचारी हो सकती है कि हमें सामान लाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद और हम जो कुछ भी करेंगे अपने लिए करेंगे। अगर हम कमाने के लिए भी जाते हैं इस संक्रमण में, तो अपने लिए कमाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग समाज सेवक कहलाते हैं, जो काम तो करते हैं, उनका भी पेट भरता है, उनको भी वेतन मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन मेनली वो काम करते हैं समाज सेवा का। पुलिस काम करती है, उनको वेतन मिलती है, लेकिन वो काम जो करती है वो काम समाज की सेवा है, इसीलिए वो डिजर्व करते हैं रेस्पेक्ट, इसीलिए उनको रेस्पेक्ट करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, सो इसमें आप दे सकते हैं रेस्पेक्ट टू ऑल, रेस्पेक्ट टू ऑल वर्कर्स और वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स। कोई स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं अभी बहुत ध्यान नहीं दे रहा हूं उस पर, और थोड़ा कैमरा होने के कारण मुझे लिखने में भी दिक्कत हो रही है, मैं स्क्रीन को देख नहीं पा रहा हूं, तो उस पर बहुत फोकस नहीं करिएगा कि सर को तो स्पेलिंग भी नहीं आता है, तो इस पर ध्यान ज्यादा नहीं दीजिएगा। उसके बाद एक जो और बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है केयर एंड रेस्पेक्ट टू कोरोना सिक पीपल। हमें कोरोना को भगाना है, कोरोना से लड़ना है, लेकिन कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनसे नहीं लड़ना है, उनको हमें कोशिश करना है अधिक से अधिक हेल्प करने का, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। उनसे हेट नहीं करना है। जब वो ठीक होकर के हॉस्पिटल से घर आते हैं तो उनसे नफरत नहीं करना है, बल्कि उन्हें और केयर करना है, ताकि उनको दोबारा ना हो जाए और दोबारा उनसे किसी दूसरे को भी ना फैले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई संक्रमित होकर के ठीक होकर के आ गया है तो उसको हम नफरत से देखने लगे या हे दृष्टि से देखने लगे, यह गलत है। यह है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, और जो आज समाज में बहुत जगह देखने को मिला। एक जगह पता चला, अभी न्यूज में आया था कि एक परिवार में एक लड़का संक्रमित हो गया, कोरोना से संक्रमित हो गया, और उस लड़के को मार मार करके घर से भगा दिया गया, उसे घर में ही नहीं रखा गया। उसके बाद वो चला गया, क्वारंटाइन हो गया, वो हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया तो पता चला कि कोरोना कोई खास नहीं है, बहुत सिंपल सिम्टम है, और कुछ दवाई लेने के बाद उसके बाद वो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जब वो घर आया वापस, तो परिवार के लोग उसे साफ मना कर दिए कि मैं घर में नहीं रखूंगा तुमको। घर के लोग, अपने अपने भाई बंधु। तो ये गलत है, ये बहुत ही गलत है, अमानवीय है। और यहां मैं एक लाइन और जोड़ूंगा, भारत में अगर इस तरह की बातें होती है जो इंसानियत को ठेस पहुंचाती है, अमानवीय होता है, तो बहुत ही दुखद है। चाहे वो किसी धर्म के नाम पर हो, किसी मजहब के नाम पे, किसी सेक्ट के नाम पर, किसी संप्रदाय के नाम पर हो, और किसी कारण से अगर अमानवीय व्यवहार होता है तो ये बहुत ही दुखद है। तो ये ध्यान में रखें इन पॉइंट्स को। उसके बाद एक चीज और आप ध्यान में रखें, अगर रख सकते हैं, ट्राई टू हेल्प अदर्स, ट्राई टू हेल्प नीडी। इसमें आप उन लोगों को जोड़े जो क्राइसिस के कारण जॉब छूट गया, कुछ काम नहीं बचा है, पैसा नहीं है,
भरपेट खाने के लिए नहीं है। तो हमारे इंडिया में ऐसा समाज जहां पर सब दिन से कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, वहां पर अगर इस तरह की बात होती है कि आपके बगल में पड़ोसी भूख से मर रहा है और आप खाना आराम से खाते हो, तो यह बहुत ही गंदी बात है, यह अच्छी बात नहीं है। जब वो कमा रहा था तब की बात अलग है, लेकिन इस समय जब क्राइसिस के कारण किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो आप संभवतः, संभव का मतलब यह है कि जहां तक हो सके, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पेट को काट करके सारा उसे दे दें, नहीं, आप भी खाएं, लेकिन थोड़ा सा अधिक अगर आप बनाते हैं खाना तो थोड़ा सा खाना अपने पड़ोसी में किसी को पूछें, पता करें, अगर किसी को जरूरत है तो उसे भी दें। क्योंकि अभी न्यूज के माध्यम से ये पता चला कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजदूर जो अपने काम को छोड़कर जा रहे थे बाहर, अपने शहर को, अपने गांव को, वो रास्ते में 500-500 किलोमीटर, 1500-1500 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे। और त्रासदी ये है कि वो जब रास्ते में चल रहे थे तो रास्ते के गांव वाले, कहीं कहीं पर तो कुछ लोग निश्चित रूप से मदद किए, लेकिन अधिक जगह, अधिक घटनाएं ऐसी रही जो लोग खाना के बिना, पानी के बिना उस तपती धूप में चलते रहे और बहुत सारे लोग बीमार पड़े, कई एक लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन लोगों ने हेल्प नहीं किया। क्या यह भारत को दिखाता है? हिंदुस्तान है ये? मैं आप सब लोगों को जगाना चाहूंगा कि आप अपने इंसानियत को जगाएं। इंसानियत के द्वारा जीना जो है ना, सब दिन अच्छा कहलाता है। मैं एक चीज गौर करता हूं, कभी कभी बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि जब वो कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखने में वो कोई भावनात्मक दृश्य अगर आता है तो वो रोने लग जाते हैं। कोई इस तरह की घटना, जैसे एक बच्चे को पिता की सेवा करते हुए, पिता को मदद करते हुए, एक नौकर को मालिक का हेल्प करते हुए, जान पर खेल करके हेल्प करते हुए, इवन एक कुत्ते को जान पर खेल करके अपने मालिक को बचाते हुए देखकर लोग रोने लग जाते हैं। तो भावना तो कहीं ना कहीं सब में है, लेकिन आप अपने भावना को छुपा के ना रखें, रोक के ना रखें, दूसरे के प्रति क्रूएल ना हो जाए, दूसरे के प्रति निर्दयी ना हो जाए, दूसरे के प्रति भी उसी तरह भावना रखें। और जहां तक संभव हो, यह मैं बार बार शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जहां तक संभव हो लोगों को मदद करें। मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव के सामने से, रोड से अगर 50 लोग जा रहे हैं तो वो पूरे गांव वाले मिलकर उन सभी लोगों को पानी नहीं पिला सकते, वो सारे गांव वाले मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना नहीं खिला सकते उन लोगों को, उन मजदूरों को, उन बेसहारों को। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा है संभव। हमारे यहां जो कहानी हम सुनते हैं, उस कहानी के आधार पर जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आज हमारे अंदर से हिंदुस्तानी मर गया है, भारतीयता मर गया है। वो जज्बात, वो प्यार, वो सम्मान अब हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। हम अपने बाप मां को भी घसीट करके घर से बाहर निकाल देते हैं, अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। आज हम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी जमीन के लिए, छोटे छोटे झगड़ों के लिए अपने भाई को मार डालते हैं। एक कहानी हाल फिलहाल में मैं सुना था, न्यूज में देखा था कि एक चाचा अपने भाई से बदला लेने के लिए
भतीजा को मार दिया, जो भतीजा उसके साथ हर हमेशा खेलता रहता था, चाचा चाचा कहते नहीं थकता था, वो अमरूद तोड़ने के लिए चाचा के बाउंड्री पर चढ़ा और चाचा उसको बाउंड्री से खींचकर घर में मार दिया, जान से मार दिया, जो कि बहुत दिन के बाद पता चला कि उसका चाचा मारा है। जब लापता का FIR करवाया गया थाना में, जब खोजबीन शुरू हुई उस बच्चे की, तब पता चला कि उसका चाचा ही उसको मार दिया। कैसी बुद्धि हो गई है, कितने गंदे हम हो गए हैं। मैं देखता हूं जब कोई सत्संग होता रहता है और उस सत्संग के सामने में ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो लोग एक दूसरे को हेल्प तो छोड़िए, हर हमेशा मारने के लिए और गाली देने के लिए तैयार रहता है। वो भी जब सत्संग में बैठता है तो सत्संग में बैठ करके बाबा जी के बोली पर माथा झुलाता रहता है, वाह वाह वाह, हाँ सत्य वचन करता रहता है। लेकिन जब वहां से वो बाहर निकलता है फिर क्या हो जाता है उसको? जबकि ये जो गुरुडम है ये सारे के सारे अनर्थ हैं, ये के सारे अंधकार में ले जाते हैं लोगों को। यहां लोग ठगते हैं, आप ज्यों के त्यों रह जाते हैं और ये गुरु राजा बन के बैठ जाते हैं। और उसके बाद जब इनके पास धन दौलत सब कुछ आ जाता है, पावर आ जाता है, तो इनकी अय्यासियां भी शुरू हो जाती है, उसी आम लोगों की तरह जैसे आम लोग करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को झकझोरूंगा, मैं बोलूंगा आपको कि आप अपनी भारतीयता को जगाएं। जो हमारे समाज में कुछ नीतियां थी, कुछ मूल्य थे हमारे जीवन में, उन मूल्यों को वापस पैदा करें, वापस उसका प्रयोग शुरू करें, उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करें और हर अत्याचार के प्रति आवाज उठाने की कोशिश करें। केवल आपके प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रति नहीं, समाज में किसी के प्रति भी अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठाएं। तभी हम जगेंगे, तभी हम भारत को भारत बना पाएंगे और तभी हम सब मिलकर उन्नति कर पाएंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के एपिसोड को विराम देता हूं। सभी बातों का ध्यान रखें और सबसे लास्ट में जाते हुए मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कहीं भी मेरे विचार थोड़े से भी सही लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर एपिसोड जो अपलोड करते हैं उसे आप देख सकें। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो इस तरह के विचार आपके अंदर भी है, मैं जानता हूं हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है, क्योंकि मैं अपने जीवन में ये कुछ प्रयोग भी किया हूं कि जो एक बहुत गुंडा तत्व है उससे भी जब मैं बैठा हूं और चैन से बात किया हूं तो पता चला कि उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा इंसान बैठा हुआ है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ सामाजिक परिवेश के कारण वो इस तरह का बन गया है। तो मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति में अच्छाई है, हर व्यक्ति में। आज दुनिया इस तरह से है, इसीलिए मैं कहता हूं आपको कम से कम 80 से 90% लोगों के अंदर अभी भी अच्छाई है, तभी हमारा समाज टिका हुआ है। तो आप अपने अच्छाई को और बाहर करें, केवल अंदर में ना रखें। सत्य बोलना अच्छा है, यह केवल जानने की चीज नहीं है, यह बोलने की चीज है और यह करने की चीज है, इसे अपने व्यवहार में रखने की चीज है। तो हर हमेशा समाज से कुरीतियों को बाहर करने में साथ दें। अगर आप अपने को कमजोर पाते हैं, आप अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो जिस तरह हमारा चैनल जागृति चैनल है, इसी तरह के और भी चैनल्स हैं। जैसे मैं मैम के बारे में भी बताया, उनका है सोशल स्पाई, इसका भी लिंक मैं आपको भेजूंगा।
उस लिंक से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और समाज की किसी भी समस्या के बारे में अगर आपके मन में प्रश्न है, आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, उस समस्या को व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपके नाम को छुपा करके भी आप दिखेंगे नहीं, लेकिन आपके विचारों को हम समाज के सामने रख पाएंगे। मैम रख पाएंगी आपकी समस्याओं को। तो अगर आपकी कोई भी अभिव्यक्ति है किसी भी तरह का, लड़कों का, लड़कियों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, माताओं का, पिताओं का, भाई बंधु पड़ोसी, समाज के और ऑफिसर्स, हर तरह के संस्थान, कोर्ट, पुलिस, हर तरह के डिपार्टमेंट जहां आप जाते हैं, किसी भी तरह की अव्यवस्था अगर आप देखते हैं और किसी भी तरह के सुधार को आप अगर चाहते हैं, तो उस विचार को आप हमसे व्यक्त करें। हम उसे जागृति चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि वो उन लोगों की नजर तक पहुंचे, उन लोगों के ध्यान में आए जो लोग उस सुधार को कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के एपिसोड को विराम देता हूं। फिर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी आपके कुछ विचारों के साथ, और मैं अपने भी विचार को यहां रखूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का, ताकि जागरूकता लोगों तक फैले। ऐसा नहीं कि आप पढ़ करके एक कमेंट कर दें मुझे, वाह 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 अजय जी आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बोला है। नहीं, मुझे आपके वो कमेंट्स खाली नहीं चाहिए, मुझे लोगों तक विचार पहुंचे और जागरूकता अधिक से अधिक बढ़े, ये मैं चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि गरीब से गरीब लोगों तक, अनपढ़ से अनपढ़ लोगों तक ये सारी बातें पहुंचे, ताकि सभी लोग जागरूक हों और समाज में जागरूकता को बढ़ाने में अपना हाथ बटा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।